ओके, सो बचे क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू पिक अप एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एलिमेंट इज सिल्वर, कंपाउंड इज क्विकलाइन, मिक्सचर इज शुगर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटलॉइड? इसमें से कौन सा मेटलॉइड नहीं है? ऑल राइट बच्चे, मेटलॉइड्स आर आल्सो नोन एज सेमी मेटल्स, दे हैव प्रॉपर्टीज मिडवे बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटलॉइड को आप सेमी मेटल भी बोल सकते हो। ओके, मेटलॉइड्स आर आल्सो नोन एज सेमी मेटल। तो बच्चे, बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दे आर मेटलॉइड्स। सोडियम इज अ मेटल, तो दिस इज नॉट अ मेटलॉइड। उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, the type of colloid which is formed when state of dispersed phase is solid and dispersing medium is also solid। तो बच्चे उसे क्या कहेंगे? डी ऑप्शन, that is known as solid sol। solid and solid, dispersed phase, dispersing medium, दोनों solid है, तो उसको आप क्या बोलोगे? that will be known as solid sol। उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, 110 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 440 ग्राम ऑफ वाटर। तो कंसेंट्रेशन कितनी होगी? तो बच्चे व्हाट यू हैव टू डू, इन दोनों का मास टोटल करो, तो मास ऑफ सॉल्यूशन वुड बी 550 ग्राम्स। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो बच्चे अब कंसेंट्रेशन निकालनी है, तो इसमें जो मास है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 110, 110 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, दैट्स 550 ग्राम इनटू 100, ये कट हो गया। ठीक है, फिर 11 10s are 11 5s are 5 2s are 20%, ए ऑप्शन। ओके, करेक्ट। आप में से काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा, इट्स वेरी इजी, मास बाय मास निकालना है। फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली, इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, दिस इज बिकॉज। बच्चे व्हाई इज इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड? It is to increase the surface area for absorption of energy. Okay, D option. It helps to increase the surface area for chemical reactions. All right. उसके बाद है बच्चे question number 6. Which of the following statements is correct? Which of the following statements is correct about the following diagram? बच्चे, this is showing SER. Okay. This is smooth endoplasmic reticulum. ऑल राइट, तो ये बच्चे क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो बच्चे, इट विल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, दिस इज रॉन्ग। वो रफ राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, गलत। डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स, बच्चे सी ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज सीन इन लिवर सेल्स। लिवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जहां वो पॉइजन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। ऑलराइट बच्चा, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, करेक्ट ऑप्शन इज सी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? बच्चे, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। लिपिड और प्रोटीन्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, दे आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, proteins and lipids, they are present in cell membrane. Plant cell wall is made up of cellulose, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी।
Then question number 8. There will be a change in speed or in direction of motion of body when it is acted upon by. बताइए. ये उस दिन मेरी आई थिंक लास्ट क्लास में अभी सुचिता के साथ भी डिस्कशन हुई थी काफी इस पे. तो अभी सुचिता से आंसर अगर आएगा तो दैट वुड बी ग्रेट. अभी सुचिता बताइए. There will be a change in speed or in direction of motion of the body when it is acted upon. Zero force, balanced force, unbalanced force, none. क्या आंसर होगा इसका? ओके, इसका आंसर होगा बच्चे अनबैलेंस्ड फोर्स. अगर अनबैलेंस्ड फोर्स होगी तभी तो चेंज इन स्पीड होगा या चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा. ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सबको समझ आ गया? अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी तभी डायरेक्शन चेंज होगी और स्पीड चेंज होगी. अगर बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स मतलब नेट फोर्स इज 0, तो कुछ नहीं होने वाला. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 9. A bullet of mass 40 gram is fired from a gun of mass 8 kg with a velocity of 800 meter per second. Recoil velocity of gun is. गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या है? ओके, तो बच्चे यहां मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है. मास ऑफ बुलेट इज 40 ग्राम. ऑलराइट, मास ऑफ गन 8 kg. ओके, मास ऑफ बुलेट इज 40 ग्राम्स हो गया. ऑलराइट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 800 मीटर पर सेकेंड. तो बच्चे आपको निकालनी है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. बच्चे हमेशा मोमेंटम को केजी में रखिए. तो बच्चे यहां क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा? इनिशियल मोमेंटम इज 0, इनिशियल मोमेंटम इज 0 और फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? mb vb, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस mg vg, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन. इट शुड बी इक्वल टू 0. तो रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है. तो बच्चे अगर मैं वैल्यूज पुट करूं यू कैन इजीली गेट दी आंसर. इन सबको इधर ले जाओ. तो vg इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा माइनस में, माइनस 40/1000 इंटू 800 और मास ऑफ गन नीचे आ जाएगा इंटू 800. ये दो कट गए. -4 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन डी, -4 मीटर पर सेकेंड. बच्चे रिकॉइल वेलोसिटी का आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रख सकते हो. इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर. रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, recoil velocity of gun is equal to minus mass of bullet into velocity of bullet divided by mass of gun. ये फॉर्मूला बनता है. क्योंकि बच्चे गन के केस में इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो. वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट ओवर मास ऑफ गन. ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप सीधा भी सॉल्व कर सकते हो. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सीधा ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लो. ऑब्जेक्टिव ओलंपियाड्स के लिए ये सीधा आप फॉर्मूला लिख के कर सकते हो. चलो, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच डिनोट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. बच्चे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिनोट करती है? बताइए. रिमेंबर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. फोर्स. ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड. फोर्स अप्लाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट. अब बचे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11.
The diagram below is based on Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, Newton's third law of motion, conservation of momentum. What do you think? किस पे बेस्ड है? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस दिखा रहे हैं. सी ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? सी. उसके बाद बचे क्वेश्चन नंबर 12. द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट ए टू इंक्रीज इट्स स्पीड. बचे इनर्शिया की वजह से क्या होता है? स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड डिक्रीज होती है, या ये ऑप्शन पिक करेंगे, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. सी ऑप्शन, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. ऑल राइट, करेक्ट. आगे चलें. गुड इवनिंग सर. हाँ जी सर मुझे 11th क्वेश्चन में समझ में नहीं आया डायग्राम. क्या समझ नहीं आया? सर उसका डायग्राम, सर मुझे पता नहीं क्यों ये डायग्राम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लग रहा है. पता नहीं क्यों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लग रहा है, तो फिर तो आपको डायग्राम समझ आ गया. अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लग रहा है तो आपको डायग्राम समझ आ गया. सर इससे डी ऑप्शन नहीं होना चाहिए था. बेटा आप इधर ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये देखो. What do we mean by this? Force exerted by object A on B, इधर, और इस डायरेक्शन में ऑपोजिट क्या दिखाया? फोर्स एक्सर्टेड बाय B on A. आई एग्री कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, पर बच्चे हम उसको फिर मोमेंटम के साथ रिलेट करते हैं. हम इसी लॉ के बेसिस पे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालते हैं. ओके सर. ओके ठीक है ना? सर. इसके बेसिस पे ये निकलता है. तो इस डायग्राम से मुझे क्या समझ आ रहा है कि आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो बच्चे फर्दर इसमें मुझे कुछ वेलोसिटी वगैरह, टाइम टूम कुछ भी नहीं बताया हुआ ना. ओके सर. अगर यहाँ कुछ होता कि टाइम टी, इतना तो लिखेंगे नहीं, ऑब्वियसली डायग्राम ही है. अगर टाइम दिया होता सब कुछ, फिर आप कह सकते थे कि मैं इसको कंजर्वेशन मोमेंटम के लिए यूज कर सकता हूँ. पर सिंपल दिखाया हुआ है कि ये बी ए पे फोर्स लगा रहा है, ये बी पे लगा रहा है, और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट है. सो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. क्लियर? ओके. ओके सर. ऑलराइट बेटा. Question number 13. Name the tubular structures that allows them to transport water and minerals vertically. बच्चे किसके अंदर वाटर और मिनरल्स वर्टिकली ट्रांसपोर्ट होते हैं? हमें याद रखना है प्लांट में सिर्फ जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो आपको पिक करना है कि किसके अंदर जाइलम के कंपोनेंट्स हैं. देखो इसमें कंपेनियन सेल आ गया, ये तो फ्लोएम है. इसमें सीव ट्यूब्स आ गया, ये भी फ्लोएम है. सीव ट्यूब्स नहीं, तो बचा क्या? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स. सो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स दे आर कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम. ठीक है? इज दिस क्लियर? इजी ऑप्शन था. जाइलम के कंपोनेंट्स के हिसाब से आपने जाइलम को पिक कर लेना. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन इंसुलेटर? बच्चे इनमें से कौन सा टिश्यू इंसुलेटर की तरह वर्क करता है? अगेन वेरी इजी. Insulator is fatty layer, fat layer. The answer is adipose. Adipose tissue. ठीक है बच्चे? All right. उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 15. Connective tissue with solid matrix. Connective tissue with solid matrix is composed of
connective tissue with solid matrix. It is composed of protein and sugar. तो बच्चे प्रोटीन और शुगर किसके अंदर मिलती है? तो बच्चे इसका आंसर होगा बच्चे कार्टिलेज, कार्टिलेज, क्योंकि शुगर बोल दिया ना तो कार्टिलेज। ऑलराइट, अगर बोलते बच्चे कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट्स तो बोन कर सकते थे आप, पर इसमें बोला है प्रोटीन एंड शुगर, सो यू विल पिक कार्टिलेज। ओके, उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 16। A person met with an accident in which two long bones of hand were dislocated. Which of the following may be the possible reason? बच्चे बोन्स डिसलोकेट हो गई, तो बोन्स को कौन कनेक्ट करता है आपस में? लिगामेंट्स। बोन्स को आपस में कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट्स। ठीक है बच्चे, बोन्स हैं, बोन टू बोन, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको टिश्यू के फीचर्स बताने हैं। ऑलराइट, दिस इज स्ट्राइटेड मसल। ये स्ट्राइटेड मसल है, वॉलेंट्री मसल है, इट इज प्रेजेंट इन लिम्स। तो बच्चे आप ध्यान से देखिए, इट इज हेल्पिंग इन मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। It helps in rhythmic contraction and expansion of heart. This is wrong. It is multinucleate. True. 1 and 3 true है. Fourth, it is branched. This is also wrong. Cylindrical, unbranched, multinucleate. तो बचे 1 and 3 are correct statements. 1 and 3 are correct statements. ठीक है, इसमें आपको डायग्राम को देख के पहचानना है पहले ये कौन सी मसल फाइबर है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज को याद करके, फीचर्स को याद करके आंसर करना है। तो इसमें सही आंसर है 1 and 3। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 18। गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू, बच्चे स्टेम की गर्थ क्यों बड़ी होती है? ड्यू टू विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बताइए। लेटरल मेरिस्टेम, ओके, गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। फिर बचे क्वेश्चन नंबर 19। एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर in 40 seconds. The displacement and distance at the end of 1 minute 40 seconds is. All right, बच्चे इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक राउंड ले रहा है 7 मिनट, सॉरी रेडियस 7 मीटर है, पूरा राउंड ले रहा है 1 मिनट 40 सेकेंड्स में। ओके, चलो लेट्स ड्रॉ दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ऐसे है सर्कुलर पाथ, रेडियस इसका कितना है? 7 मीटर, रेडियस इज 7 मीटर। लेट्स से वो यहां से शुरू करता है, ऐसे चलता है, तो बच्चे 40 सेकंड में तो वो एक चक्कर लगा रहा है। 1 मिनट 40 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? तो बच्चे 40 + 40 80 सेकेंड्स, 80 सेकंड में 2 राउंड, उससे अगले में 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स में 3 राउंड। 1 मिनट 60 सेकेंड का क्या मतलब है? 100 सेकेंड। ऑल राइट, तो बच्चे दैट मीन्स ही विल टेक 2.5 राउंड्स, 2.5 राउंड्स, मतलब यहां आ जाएगा 2.5 राउंड्स, मतलब हाफ राउंड ही ले पाएगा अगले 20 सेकेंड में। तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वुड बी 7 + 7 14, डिस्प्लेसमेंट वुड बी 14 मीटर, एंड आपको निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस कैसे आएगा? πr, 2πr होता है फुल सर्कमफ्रेंस, हाफ सर्कमफ्रेंस होगा πr, तो इट वुड बी 22/7 × 7। आंसर इज 22, सॉरी ओके 2.5 राउंड है, सो 2.5 × 22, हाफ सर्कल 22,
और आप उस हाफ सर्कल को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 2.5 राउंड्स हैं, तो आंसर वुड बी 110 मीटर। ऑलराइट, मैंने हाफ राउंड का ही डिस्टेंस निकाल दिया था, हमें 2.5 राउंड्स करने, तो 2.5 राउंड्स को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 110 मीटर, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड एज डिपिक्टेड बाय ग्राफ बिलो फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी तक का आपको डिस्टेंस निकालना है। दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फाइंड द स्पीड, सॉरी। अब अच्छा, इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे? हाँ जी रितन जी। Sir, in above question, there is a silly mistake done by you. सर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है फॉर्मूला में। बोलो। सर डिस्टेंस जो 2.5 है, 2.5 इंटू 2 पाई आर होना चाहिए था, पाई आर की जगह पर। अच्छा, वो सिली मिस्टेक नहीं है, आप सिली बातें कर रहे हो। पाई आर इज हाफ राउंड। तो हाफ राउंड बहुत ज्यादा हो गया ना, क्योंकि वो फुल राउंड है। रितन जी जस्ट अ मोमेंट, पाई आर इज हाफ राउंड। यस सर। तो उसने कितने हाफ राउंड्स लिए? 5। 5 हाफ राउंड्स लिए। ओके, यस सर। तो हमारा यहाँ आंसर कितना आया है, हमने कितना निकाला है? सर 2.5 ओके, तो आप कह रहे हो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 110 ही आना चाहिए, लेकिन 2 आना चाहिए था फॉर्मूला में, पाई आर की जगह पर। तो बेटा सिली मिस्टेक कौन कर रहा है, आप कर रहे हो मैं कर रहा हूँ? सर ऊपर आपने 2.5 पाई आर लिखा था। आंसर सेम आया? नो सर, मैंने 2.5 इंटू पाई आर किया था तो 55 आ रहा था। तो बच्चे आप सिली मिस्टेक कर रहे हो ना, कि मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ? सर आप, सर मैं क्योंकि सिली आपने मिस्टेक कर रहा लिखा, हूँ? सर 2.5 पाई आर लिखा था आपने, 2 पाई आर की जगह, क्योंकि बेटा कंप्लीट मैंने सर्कल उसको 2.5 है। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 कर लिया उसको। यस सर, तब आ जाएगा आंसर। बेटा हम एक एक दो दो नंबर थोड़ी लिख के आपको दिखा सकते कि आप 2 से करेंगे, तो वो तो अंडरस्टूड ही था कि 2.5 राउंड हो गए, तो मैंने उसको डबल करके मल्टीप्लाई कर दिया। सर लेकिन लिखा था आपने 2.5 इंटू। वो तो समझने वाली बात है बेटा। यस सर। ओके सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 20, ए टू बी, ए टू बी निकालिए। ऑलराइट, बच्चे ए टू बी निकालना है तो हम यहाँ करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। ओके, स्लोप कैसे निकालेंगे? हमें 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 ओवर 5 माइनस 2 करना है, तो इट इज 3/3, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर, ए ऑप्शन। स्लोप निकालनी है, इजी क्वेश्चन है, 3/3। ऑलराइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, slope of velocity time graph gives us, slope of velocity time graph gives us acceleration. Slope of velocity time graph क्या देगा? Acceleration देगा। All right. Okay. Question number 22. Particle travels 100 meter after starting from rest in 10 seconds. Its acceleration is, अब आप यहां कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? आप यहां फॉर्मूला लगाओगे v इज इक्वल टू u प्लस AT।
u इज 0, एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास पता नहीं, टाइम कितना है 10, v ओके सॉरी, यहां आपको टाइम निकाल दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, तो आई विल यूज द फॉर्मूला हाफ AT स्क्वायर। s कितना दिया है 100, हाफ a की वैल्यू पता नहीं, t स्क्वायर इज 10 स्क्वायर 100, 50, a इज इक्वल टू 100/50 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 23। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, व्हाट विल यू से अबाउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल? इज इट कांस्टेंट, वेरिएबल मैग्नीट्यूड, वेरिएबल डायरेक्शन, both A and B? What is velocity of a particle in uniform circular motion? अब बच्चे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना, उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। यू कैन नॉट से वेलोसिटी इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हम कैसे देखेंगे? विल यू पिक वेरिएबल मैग्नीट्यूड और वेरिएबल डायरेक्शन? रीजन बीइंग हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज है, सो वी विल पिक ऑप्शन सी, वेरिएबल डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, उसकी जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं इट इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ओके, ओके बच्चे, व्हाट डज इट मीन बाय वेरिएबल डायरेक्शन एंड वेरिएबल मैग्नीट्यूड? इसका क्या मतलब है? अगर हम स्पीड लिखते हैं, वी सिंपली राइट 50 मीटर पर सेकेंड, क्या इसके साथ हम कोई डायरेक्शन लिखते हैं? इसके साथ हम कोई डायरेक्शन नहीं लिखते, तो इट इज सिंपली मैग्नीट्यूड। ओके, पर अगर मैं अब इसके साथ डायरेक्शन लगा दूं, वहीं से इट इज ईस्ट, then it will become velocity. बट प्रॉब्लम इज कि जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हो तो स्पीड तो कांस्टेंट ही है, स्पीड इज कांस्टेंट, व्हाट इज चेंजिंग? डायरेक्शन, तो इट हैज वेरिएबल डायरेक्शन। ठीक है ना, इफ यू पिक अप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, फिर तो गलत ही हो गया ना, देन यू कैन नॉट से इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, यू कैन नॉट से इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। सो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इट वुड बी वेरिएबल डायरेक्शन, it would be variable direction. So correct option according to me is C option. फिर है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, the unit of physical quantity which gives area under velocity time graph. velocity time graph के अंदर जो एरिया होता है वो क्या यूनिट देता है? मीटर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया क्या मिलती है इससे वैल्यू हमें? डिस्प्लेसमेंट। ओके,
Question number 25. Identify the location of the following epithelial tissue. Okay. आपको डायग्राम्स के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा एपिथेलियल टिश्यू किधर मिलता है. ओके. आई थिंक इधर ए बी सी डी ऐसे होना चाहिए. ऑलराइट. तो C is columnar epithelium. C is columnar epithelium. It is found in lining of the intestine. तो हमारे पास A और C निकल गया. Okay, lining of intestine. All right. अब अगर मैं इसको देखूं, it is flattened squamous epithelium. All right. तो lining of mouth. Lining of mouth is A. B is stratified skin. All right. This is columnar. And this one is cuboidal. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? डी. A is lining of mouth. B is stratified, found in skin. C is lining of intestine. D is kidney tubule. Cuboidal shape ही लग रहा है इसका तो. This is appearing squamous, flattened. Okay, so correct option should be D. Cuboidal kidney tubules. Okay, तो बचे D option आएगा इसका 25D, not B. क्योंकि ये क्यूबॉइडल की शेप लग रही है तो इट शुड बी प्रेजेंट इन किडनीज, किडनी टिब्यूल्स. ऑलराइट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. पेरेन्काइमा and then we have sclerenchyma. Sorry, not sclerenchyma. This is collenchyma. Collenchyma. Parenchyma. Give the functions of these types of tissues. अब अच्छा पेरेन्काइमा का क्या फंक्शन है? स्टोरेज ऑफ फूड. Collenchyma provides flexibility, so bending of various parts of the plant. D option. Next question. A nerve cell does not contain. Nerve cell के अंदर क्या नहीं होता? Tendons. Nerve cell के अंदर tendons नहीं होते. Axon होता है, nerve endings होती हैं, dendrites होता है. Question number 28. The muscular tissue which functions throughout life continuously without fatigue is without fatigue. Cardiac muscle without fatigue. यहाँ smooth muscle भी दिया हुआ है तो ये भी involuntary muscle है, without fatigue ये चलती है, पर हमें most appropriate option pick करना है. तो most appropriate is cardiac muscle. All right. Question number 29. Desert plants rate of water loss gets reduced due to presence of. Answer is cuticle. A option. It is a waxy layer that you see on the top of plants or leaves present in deserts. उससे water loss क्या होता है? कम हो जाता है. A option. फिर है question number 30. Which is not a function of epidermis. Which is not a function of epidermis. Protection from adverse condition, gaseous exchange, transpiration, conduction of water. Not a function. So it gives protection from adverse condition. It helps in gaseous exchange. It helps in transpiration. Conduction of water is a role which is played by xylem. This is a role which is played by xylem, not by epidermis. तो इसका correct option होगा C.
This is not a function of epidermis. Assertion reason. Okay, question number 31. Cells of cork are compactly arranged with intercellular spaces and they have a chemical called lignin. Is this true or is this false? This is false. Lignin नहीं होता, suberin होता है. This makes them impervious to gases and water. But it is due to presence of suberin. But cork is impervious to gases and water, so reason is correct. Assertion is false. So we will pick D option. Question number 32. Solute particles can be separated by solution by process of filtration. Assertion is wrong. You cannot separate solute particles by process of filtration. They are very small in size. Solution में जो solute particles होते हैं बहुत छोटे होते हैं. Reason: a solution has uniform composition throughout. This is true. Reason is true. Question number 33. Plant cells have very large vacuoles. Plant cells के बहुत बड़े vacuoles होते हैं. This is true. Reason: in plant cells, vacuoles are full of cell sap and they provide turgidity. This is also correct. And reason is correct explanation. Okay. A option. Displacement of object may be zero even if distance covered by it is not zero. Assertion is true. Displacement may be zero, positive or negative. Distance can never be zero. Displacement is shortest distance between initial and final position. This is also true. So this is correct explanation. A. Question 35. If the net external force on the body is zero, then its acceleration is zero. This is true. Acceleration does not depend on force. Reason is false. तो इसका क्या पिक करेंगे? C option. Assertion is true. Reason is false. Question number 36. Okay, this is based on average journey. Average speed है आपकी. Okay, average velocity निकालनी है. तो A to B, B to A. Displacement is zero. So average velocity will be zero. Average speed नहीं है, average velocity है. तो average velocity में displacement zero है. So what you will pick? You will pick option C. Option C. Question number 37. The ratio of speed of magnitude of velocity. Speed to magnitude of velocity when body is moving in one direction. अगर एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ और डायरेक्शन, तो रेशियो ऑफ स्पीड टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बच्चे ये दोनों इक्वल होंगे स्ट्रेट लाइन में. इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ईच अदर. तो आंसर वुड बी इक्वल टू 1. सी. आंसर वुड बी इक्वल टू 1. क्वेश्चन नंबर 38. Which of the above equation is known as position time relation? S equal to ut plus half at square. S किसके इक्वल है? ut plus half at square. Position time. Question number 39. यहां आपको velocity time graph दिया है. Find its acceleration and velocity. All right. बच्चे इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? इसकी स्लोप 0 है, सो एक्सेलरेशन वुड बी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन विल बी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी वुड बी 20 मीटर पर सेकेंड. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए.
Acceleration is 0 meter per second square. Velocity is 20 meter per second. Okay, question number 40. In which of the following cases of motions the distance moved and magnitude of displacement are equal? The distance moved and magnitude of displacement, they are equal. Distance or displacement equal है. If car is moving on straight road, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है. If car is moving on a straight road, distance moved and magnitude of displacement, they are equal. Rest में क्या होगा? Object will come back to its original position. Displacement would be 0. Question 41. Name the cell organelle responsible for waste disposal. तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर है लाइसोसोम्स. Suicidal bags. They are known as scavengers of cells. All right. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42. Identify the following: A, B, C, and D. A is mitochondria. What क्या लग रहा है ये? A is plastid. Okay. D is ER. SER. D is SER. B is okay. Arrows सारे ऑफ है. C is cytoplasm. पता ही नहीं चल रहा. Okay. D is Golgi body. अगर ये ऐसे दिखाया हुआ है तो D is Golgi body. Okay, D is Golgi body. A is mitochondria. C is not clear. Okay. B is RER. B is RER. This is RER. Rough endoplasmic reticulum. All right. So A is mitochondria. B is RER. C is cytoplasm. ये fluid दिखा रहा है. C is cytoplasm. D is Golgi body. तो correct option is D. D option. All right. उसके बाद next question. Question 43. Which scientist discovered dead cells? Robert Hooke. तो बहुत easy question है. Robert Hooke. Question 44. What is this showing? It is showing inertia of rest, inertia of direction, inertia of motion. The correct option is inertia of rest. The card will move. The coin due to rest will fall inside. Question number 45. Object of mass 50 kg is accelerated uniformly from velocity of 4 meter per second to 8 meter per second, 8 seconds. Find magnitude of force exerted on the object. F is equal to M V minus U over T. So 8 minus 4 is 4. 4 into 50, 200, 200 by 8. That's equal to 25 newtons. 25 Newton is the answer. Then mixture will appear translucent in case of translucent milk, क्योंकि ये दोनों तो solution है. Copper sulfate plus water, sugar plus water, they are transparent. Solutions are transparent. फिर है question number 47. Which of the following is a pure substance? Ice, blood, carbon, and hydrochloric acid. Ice is made up of water. It is pure. Blood impure. Carbon pure. HCl pure. अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिए हुए. तो 1, 3 and 4 सही आंसर होना चाहिए. 1, 3 and 4. Why ice is considered a pure substance? Because it is made up of water, and water is pure substance. So ice, carbon,
HCl. All right. Okay. Ice, carbon, and hydrochloric acid will be considered a pure substance. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48. A mixture consists of starch and water. Out of which of the following observations is correct for this mixture? Starch and water. Will it come under category of colloid or will it come under the category of suspension? Starch in water, will it come under the category of suspension or it will come under the category of colloid? It will come under the category of colloid. So that means it should be stable होना चाहिए. और हम कहते हैं कि कोलॉइड्स ट्रांसलूसेंट होते हैं. फिल्टरेबिलिटी में नो रेजिड्यू. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. चलो आगे. केस स्टडी. एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस विद एन एग. Teacher removed the shell of an egg by dissolving it in dilute HCl. Put the egg in pure water and observe after 5 minutes. Place a similar de-shelled egg in concentrated salt solution and observe for 5 minutes. What will happen when the de-shelled egg is put in pure water? अगर हम de-shelled egg को pure water में डालें तो क्या होगा? What is going to happen? The de-shelled egg will de-shelled egg मतलब आपने उसका आउटर शेल हटा दिया, तो एंडोऑस्मोसिस विल टेक प्लेस. It will swell up. Endoosmosis will take place. Question number 50. Identify the type of medium surrounding the de-shelled egg when it is placed in salt solution. अगर आप उसको salt solution में रख रहे हो, solution is hypertonic. C. It is going to lose water. Question number 51. Why de-shelled egg swells up when it is placed in pure water? Due to higher concentration of water outside the cell. तो इसका सही आंसर है due to higher concentration of water. Okay. Okay. प्योर वाटर में रखा तो बाहर ज्यादा पानी है, अंदर कम है, तो ड्यू टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द de-shelled egg. अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है, तो ये स्वेल अप हो जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 52. प्लाज्मोलाइसिस ऑफ लिविंग प्लांट सेल्स टेक प्लेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन. प्लाज्मोलाइसिस कब होता है? अगर आप उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखो. करेक्ट आंसर इज सी. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल का क्या होगा? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? प्लाज्मोलाइसिस. Case study 2. 3 groups ABC following samples हैं. 1 group A copper sulfate, group B chalk powder, group C starch. All right. What was the observation related to visibility of particles in the mixture and which one is correct? Okay, group A has solution. Group A के पास तो solution है. Okay. A and B reported that particle is not visible, but C reported that particle is visible. A and B reported that particle is visible, but C reported that particle is not visible. Okay. ये ड्राई सॉल्ट ले रहे हैं कि पानी में डाल रहे हो? ओके, वाटर में डाला है. राइट. तो कॉपर सल्फेट पार्टिकल विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड एंड दिस वुड बी केस इन स्टार्च ऑल्सो. Okay, so correct option is D. Correct option is D.
Question 54. What was the observation related to visibility of path of light in the mixture and which one is correct? Okay. किसमें visibility दिखेगी लाइट की और कौन सा सही है? बच्चे स्टार्च सोल्यूशन और मिक्सचर सोल्यूशन के अंदर पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा. ओके, तो हमारे पास क्या है? चॉक और स्टार्च. तो बी एंड सी में विजिबल होगा. ओके, ओके, तो हमें यहां ये देखना है. ऑल राइट, ऊपर वाले में तो बिल्कुल विजिबल नहीं होगा, और अगर सस्पेंशन स्टेबल है तो बी में भी होगा. ऑल राइट, A and B reported that path of light is not visible, but C reported that path of light is visible. तो A सही हो सकता है. A and B reported that path of light is visible, but C reported that path of light is not visible. This is wrong. No. Okay. A, B, and C path of light is not visible. This is wrong. A and C reported path is not visible, but B reported that path of light is visible. Colloid है, तो path of light visible होना चाहिए. बच्चे the most appropriate option should be option A. क्योंकि अगर मैं ये मान लूं कि सस्पेंशन बनाया है और सस्पेंशन ब्रेक हो गया, तो वहां भी पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन 55. When they filter the mixture, is there any residue on the filter paper? No residue in A and C. किसमें रेजिड्यू आएगा? रेजिड्यू वुड बी ऑब्जर्व्ड बाय ग्रुप बी, जिसके बाद चौक है. ग्रुप बी चौक, वो रेजिड्यू रह जाएगा. क्वेश्चन नंबर 56. When they left mixture undisturbed for few minutes, do the particle begin to settle down? ग्रुप बी का पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा. सोल्यूशन और कोलॉइड्स में पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, पर बी में पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज अ सस्पेंशन. चॉक. ओके, अब 57 क्वेश्चन. दिस इज बेस्ड ऑन मोमेंटम. ओके, मोमेंटम ऑफ अ बुलेट बिफोर फायरिंग इज 0. Momentum of bullet before firing is 0. All right. फिर है क्वेश्चन नंबर 58. What is the total momentum of car A and B before collision? टक्कर होने से पहले दोनों का क्या मोमेंटम है? ओके, टक्कर होने से पहले तो यू विल मल्टीप्लाई 1500 इंटू 25. इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो 1500, 3000, 3750, and this one would be 15,000. All right, देखते हैं कितना आता है. 3750, 15,000. Okay, तो टोटल मोमेंटम निकालना है. What is the total momentum of car A and B before collision? 25. 15 twos are 1500, 3000, and then 7500, 750. ओके, इसमें कितना आएगा? 37500 and 15,000. तो करेक्ट आंसर शुड बी 52500. 52500 kg मीटर पर सेकेंड. ऑल राइट, टोटल मोमेंटम निकालना है. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन? कार बी आफ्टर कोलिजन, तो आपको क्या देखना है? इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम. तो इसमें आ जाएगा हमारा इनिशियल मोमेंटम तो है 52,500. फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसमें?
M1 U1 सॉरी V1 M1 V1 प्लस M2 V2, इसमें आपको ओके 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, तो इट इज 5250 M1 V1 1500 into this 3000 30,000 ओके, इसको इससे माइनस करो तो 22500 और इसका मास है, इसको 1000 से डिवाइड करो 12312 पॉइंट, ओके तो 22.5 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इज 22.5 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट बच्चे, इसमें आप पॉजिटिव वैल्यू ही लोगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ कार ए आफ्टर कलीजन? बच्चे कार ए आफ्टर कलीजन निकालना है, आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल बी 30,000। करेक्ट आंसर इज ए। इनिशियल मोमेंटम चेंज हो गया उसका क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हुई है। क्लियर, समझ आ गया सबको? ऑल राइट चलो ओके बच्चे, दिस इज इट। यहां हमारा ये पेपर खत्म हो गया है। ऑल राइट, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर। प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग, पढ़ते रहिए, and we'll continue with solving more MCQs in the next class. All right.